तो जुलाई की गोचरीय स्थितियों के बारे में हम बात कर रहे हैं और इस वीडियो में चर्चा करेंगे अब सिंह लगन वालों के लिए। सिंह लगन वालों के लिए जो आपको आपके चार्ट में स्थिति नजर आ रही है ग्रहों की, कुछ ऐसी स्थिति आपको देखने को मिलेगी जब भी आप जुलाई का गोचर अप्लाई करेंगे अपने चार्ट में। यहाँ पे हम लेकिन आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं ग्रहों की जो गोचरीय व्यवस्था है वो किस प्रकार से जुलाई महीने के दौरान रहने वाली है। देखिए, अगर गोचरीय स्थितियों में बात करें तो सबसे पहले देखते हैं सूर्य को। सूर्य 15 जुलाई तक मिथुन राशि में गोचर करने वाले हैं और इसके बाद ये कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध अभी वक्री कंडीशन में रहेंगे इस महीने में और 17 जुलाई से ये कर्क में वक्री होंगे। शुक्र का गोचर देखा जाए तो ये वृषभ राशि में रहेंगे और 26 जुलाई को फिर से अपना राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में चले जाएंगे। मंगल का गोचर सिंह राशि में होगा और 28 जुलाई से ये भी अपना राशि परिवर्तन करके कन्या राशि में चले जाएंगे। बृहस्पति अब मिथुन राशि में आपको नजर आने वाले हैं, जो कि ऑलरेडी मिथुन में वो ट्रांजिट कर चुके हैं। और शनि मीन राशि में रहने वाले। चंद्रमा का गोचर देखा जाए तो 1 जुलाई को ये आपको कन्या राशि में देखने को मिलेंगे। वहीं राहु कुंभ राशि में और केतु आपको सिंह राशि में देखने को मिलेंगे। ये दोनों ग्रह भी अपना राशि परिवर्तन ऑलरेडी पूरा कर चुके हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि वास्तव में ये जो प्रभाव है वो आपके लिए कैसा सामने आने वाला है। यहाँ पे हम सबसे पहले लग्नेश के बारे में चर्चा करते हैं। लग्नेश आपके सूर्य बनते हैं और सूर्य की स्थिति को देखा जाए तो आपके 11वें भाव में गुरु के साथ युति करके इस मंथ में स्थित रहेंगे। यहाँ सूर्य का जो गोचर होगा ये आपके नेम फेम में काफी ज्यादा वृद्धि करेगा, आपकी एक्सपेक्टेशन को भी कहीं ना कहीं पूरा करने में योगदान देगा। साथ ही साथ गुरु एक अत्यंत शुभ ग्रह भी है और यहाँ सूर्य का मित्र ग्रह भी है, इसलिए सूर्य यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगे वैसे भी, और वो बुध के घर में है। तो आपके लग्नेश होने के नाते इस प्रकार का जो सूर्य होगा वो आप में लीडरशिप के बेहतर गुण लाएगा, इसके साथ साथ लोगों से आपको बेहतरीन तरीके से कनेक्ट करेगा। ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत लोगों को कहीं ना कहीं गाइड करना पड़ सकता है या इंस्पायर करना पड़ सकता है। इसलिए यहाँ पर आपका अगर लोगों से जुड़ाव है, किसी भी तरीके से आपका लोगों से कनेक्शन है, तो यहाँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये ध्यान रखना है कि आपका जो बिहेवियर है, आपका जो मोटिवेट करने का लोगों को तरीका है या जो इंस्पायर करने का तरीका है वो वास्तव में कितना इफेक्टिव है। अब आपकी जो नेचुरल जो क्षमताएं हैं जो प्रकृति ने आपको दी हैं उनकी वजह से भी आपका कहीं ना कहीं जो लगाव है लोगों से रहेगा और लोगों की तरफ से भी आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ सपोर्ट मिलेगा। ऐसे कंडीशन में हालांकि जो लगन में युति बन रही है मंगल और केतु की, ये आपको थोड़ा डिस्टर्ब अवश्य करेगी, लेकिन आप अपने चार्ट में ये देखिएगा कि सूर्य कितना ज्यादा मजबूत है आपके चार्ट में। आपके चार्ट में अगर सूर्य बहुत अच्छी स्थिति में है, बहुत ही मजबूत स्थिति में है, तो ये गोचर आपका और भी ज्यादा यहाँ पर साथ देगा। सूर्य यहाँ पे आ रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं आपके मान सम्मान में, प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगा और इनकम के साधनों में भी। ऐसे में अपनी इनकम को आप बहुत अच्छे से मैनेज कर सकेंगे। आप दूसरों को किसी भी तरीके से उधार ना दें और दूसरों को अगर आप किसी भी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं पैसे के मामले में या अन्य मामलों में, तो हो सकता है कि सामने वाले व्यक्ति इतना अच्छा रिस्पॉन्स कभी कभी ना दे आपको जब आपको सपोर्ट चाहिए। यहाँ से सूर्य और दोनों गुरु का ही एस्पेक्ट रहेगा पंचम पे, तो ये पंचम के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा साबित होगा। यहाँ संतान पक्ष को लेके, आपकी लव लाइफ को लेके, इवन आपका निर्णय क्षमता को लेके भी काफ़ी अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। जो मंगल और केतु का युति आपके लगन में बन रहा है, कहीं ना कहीं अब इस युति का प्रभाव आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये इस मंथ में काफ़ी एक एक्सट्रीम युति कही जा सकती है। तो सिर्फ और सिर्फ यही युति ऐसी है जो आपको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर सकती है। सूर्य देखा जाए तो क्योंकि वो लग्नेश है, इसलिए आप जिस भी प्रोफेशन में है उस प्रोफेशन की वजह से और आपकी खुद की इंडिविजुअल जो परफॉर्मेंस है उसकी वजह से रेपुटेशन बढ़ेगी और दूसरे लोगों से आप बेहतरीन तरीके से कनेक्ट हो पाएंगे और अपनी बात को भी दूसरों के सामने अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। उसके बाद सूर्य यहाँ से अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और 15 जुलाई के बाद वो चले जाएंगे आपके 12वें भाव में। 12वें भाव में सूर्य का जाना तब आपको ज्यादा फायदा देगा जब आप फॉरेन में सेटल्ड हैं या आप फॉरेन में कोई सरकारी जॉब कर रहे हैं या किसी भी तरीके से ऐसा काम कर रहे हैं जो 12वें भाव से इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जुड़ा है कहीं ना कहीं। तो सूर्य का आपके 12th हाउस में आना ये आपकी इमेजिनेशन और आपकी क्रिएटिविटी दोनों को ही बढ़ाएगा। यहाँ बुध क्योंकि वक्री कंडीशन में है, तो सूर्य अगर 12th हाउस में आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ बुध को काफी ज्यादा लाभ हो जाएगा। अब उन लोगों के लिए जिनका फॉरेन से कुछ इनकम आ रहा है, जो लोग फॉरेन में सेटल्ड हैं या आने वाले समय में जो लोग फॉरेन का प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए ये स्थिति काफी बेहतर होगी। यहाँ से फिर सूर्य प्रभावित करेंगे आपके 6th हाउस को, तो इससे आपका कैरियर, आपकी डेली लाइफ, डेली रूटीन और आपका ऑफिस का काम प्रभावित होगा। यहाँ कुछ हद तक इस बात के चांसेस हो सकते हैं कि आपकी कलीग्स के साथ या आपकी जो बॉस है उनके साथ जो अंडरस्टैंडिंग है वो उतनी बेहतर ना हो।
फिर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे बुध के बारे में। बुध आपके चार्ट में दूसरे घर के स्वामी और 11वें घर के स्वामी बनते हैं। बुध क्योंकि अब वक्री कंडीशन में रहेंगे और 12वें भाव में रहेंगे। ऐसा बुध आपकी इमेजिनेशन में बहुत ज़्यादा वृद्धि करेगा, आपको नई-नई चीज़ें सोचने का, सीखने का मौका देगा। ऐसा बुध आपको करियर में भी काफ़ी सपोर्ट करेगा क्योंकि सूर्य से पहले ही यहाँ बुध स्थित होंगे और वो यहाँ आपके 6th हाउस पर एस्पेक्ट कर रहे हैं। लेकिन सूर्य के साथ आ जाने की वजह से बाद में और भी ज़्यादा बेहतर स्थिति बनेगी। लेकिन यहाँ बुध है तो देखिए बुध अभी वक्री कंडीशन में है, इसलिए कोई भी आपका इंटरव्यू है, किसी भी तरीके का आपको प्लान करना है अपने स्पेशली जो सेकंड हाउस है उससे रिलेटेड मामलों में, तो थोड़ा-सा यहाँ पर आपको ज़्यादा अवेयर रह के काम करना होगा और सही से डिसीज़न लेना होगा। क्योंकि इधर तो आपको जो बुध के घर में सूर्य और गुरु रहेंगे ये काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको क्योंकि सेकंड हाउस के लिए भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट अब चाहिए। तो बुध के यहाँ आ जाने की वजह से आपका अगर फॉरेन से इनकम आता हो, फॉरेन से आपको किसी भी तरीके का लाभ होता हो, आपको 12वें भाव के थ्रू कोई भी ऐसा प्रोफेशन हो जिससे आपको फ़ायदा मिलता हो, तो इस केस में बुध बहुत अच्छा रिज़ल्ट लाएगा। इस प्रकार का बुध हालाँकि थोड़ा आपको कन्फ्यूज़न ज़रूर देगा वक्री होने की वजह से और आपको फाइनल डिसीज़न तक पहुँचने में कभी-कभी थोड़ा देरी ज़्यादा रहेगी। उसके बाद हम देखते हैं शुक्र को। शुक्र आपके चार्ट में तीसरे घर के स्वामी है और 10वें घर के स्वामी है, 10वें घर में ही गोचर कर रहे हैं। ऐसा शुक्र क्रिएटिविटी के लिए या शुक्र से संबंधित कोई भी बिजनेस जैसे मिठाई से रिलेटेड बिजनेस है, रेस्टोरेंट या होटल वगैरह से संबंधित कार्य हैं, ऐसे कार्यों में आपको ज़्यादा नेम फेम देगा और साथ-साथ में फिल्म इंडस्ट्री में भी अगर आप काम कर रहे हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैसे भी, इसके साथ ही ऐसा जो शुक्र होगा वो आपकी डोमेस्टिक लाइफ पर काफ़ी अच्छा प्रभाव डालेगा क्योंकि इनका एस्पेक्ट आपके 4th हाउस पे रहने वाला है। शुक्र यहाँ पे आपके 3rd हाउस के लॉर्ड हैं तो इस वजह से आपका क्रिएटिव स्किल्स आपके करियर में बहुत ज़्यादा काम आएगा। इवन आप अपने जहाँ भी परफॉर्मेंस दे रहे हैं कहीं न कहीं किसी भी काम में, हो सकता है कि वो आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस हो, आप सिंगिंग में बहुत अच्छे हैं, डांस वगैरह में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो ऐसे मामलों में शुक्र यहाँ ज़्यादा सपोर्ट लाएगा। फिर आपको देखना होगा कि 10th हाउस में कोई भी आपके चार्ट में जन्म के समय का ग्रह स्थित है या नहीं, क्योंकि उस ग्रह का बहुत ही स्ट्रांगली इम्पैक्ट पड़ेगा अब शुक्र पर। उसके बाद देखा जाए तो शुक्र यहाँ से अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे 26 जुलाई से, फिर वो मिथुन में आ जाएंगे। मिथुन में भी ये काफ़ी बेहतर परिणाम आपके लिए लाएंगे जहाँ पर आपकी बहुत सारी अपेक्षाएं पूरी होंगी और आपके पास इनकम के कुछ अच्छे साधन बनेंगे। उसके बाद हम देखते हैं मंगल को। मंगल आपके 4th लॉर्ड है और आपके चार्ट में वो नवम घर के भी स्वामी बनते हैं। मंगल का गोचर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ेवरेबल होगा वैसे तो अगर देखा जाए, क्योंकि आपके चार्ट में वो कारक ग्रह है। लेकिन यहाँ केतु के साथ इनका युति हो रहा है, तो खुद के व्यवहार को लेके, खुद की पर्सनैलिटी को लेके काफ़ी एक्सट्रीम स्थितियाँ कभी-कभी आपको देखने को मिल सकती हैं। अब आपका चंद्रमा अच्छी स्थिति में हो, अगर सूर्य भी बहुत अच्छी स्थिति में चार्ट में है, तो यहाँ आपको इस युति का उतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। ये काफ़ी विस्फोटक युति है। तो आप कोई भी काम करने के बारे में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखें और काफ़ी तेज़ी से सोचेंगे। इसलिए कभी-कभी आपके या तो कुछ फैसले गलत होने की संभावना रहेगी, आप थोड़े से फ्रस्ट्रेट रहेंगे। वैसे ये आध्यात्मिक उन्नति के लिए काफ़ी अच्छी युति मानी जा सकती है। लेकिन यहाँ मंगल 4th लॉर्ड होने की वजह से आपको थोड़ा ज़्यादा नेगेटिवली प्रभावित करेगा। हो सकता है कि परिवार के सदस्यों के साथ उतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी ना रहे या परिवार के कार्यों को लेके आपको थोड़ा कन्फ्यूजन रहे। मंगल आपके चार्ट में नवम घर के स्वामी है, तो नवम घर से जुड़े हुए कार्यों के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा साबित होगा। यहाँ पर देखा जाए तो अब आपका लॉन्ग डिस्टेंस टूर या इवन फॉरेन सेटलमेंट अगर होता है तो ये आपके लिए फेवर करेगा। फिर अगर हम देखें तो मंगल का जो एस्पेक्ट है वो आपके 4th हाउस पे आएगा। 4th हाउस में अब मंगल एस्पेक्ट कर रहे हैं तो परिवार के साथ थोड़े बहुत मतभेद दे सकते हैं, लेकिन मोस्टली यहाँ मंगल आपको प्रोटेक्ट करने की भी कोशिश करेंगे। मंगल का एस्पेक्ट फिर राहु पे रहेगा जो कि मैरिड लाइफ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बट आपके लिए इंडिविजुअली काफ़ी अच्छा कहा जा सकता है। फिर इनका एस्पेक्ट रहेगा आपके अष्टम पे। अष्टम को एक्सप्लोर करने में आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। इसके साथ-साथ अष्टम के थ्रू आपको कोई भी गेन मिल सकता है। फिर यहाँ से हम देख लेते हैं गुरु के गोचर को। गुरु जो पंचमेश हैं आपके चार्ट में और अष्टमेश भी हैं, ये गोचर कर रहे हैं 11वें घर में। अब ये पूरे साल लगभग यहाँ रहेंगे ही। ऐसी कंडीशन में जिन लोगों के पास भी पैसे का साधन नहीं है, इनकम का साधन नहीं है, तो आप अपना ज्ञान और अपनी पूरी योग्यता को यूज़ करके वो सब हासिल कर सकते हैं जो आप वास्तव में पाना चाहते हैं। यहाँ पे अब गुरु बहुत ज़्यादा फ़ेवरेबल रिज़ल्ट्स लाएँगे, सूर्य के साथ भी ये रहेंगे इस मंथ में, तो संतान के लिए, लव लाइफ़ के लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन समय होगा। इसके साथ-साथ क्योंकि गुरु आपके चार्ट में अष्टम के स्वामी होने की वजह से अब अष्टम भाव से कुछ आप होप रख सकते हैं कि जैसे आपको अपने इन-लॉज़ से फ़ायदा होगा, प्रॉपर्टी
वगैरह में फ़ायदा होगा किसी भी तरीके से, या जो आपका पैतृक संपत्ति है उसमें आपको फ़ायदा मिले। इसी तरीके से अगर आपको एक्सप्लोर करना है 8th हाउस को, 8th हाउस से रिलेटेड चीज़ों को सीखना है, तो ये भी आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव है। गुरु फिर यहाँ से एस्पेक्ट करेंगे 3rd हाउस को। 3rd हाउस को गुरु एस्पेक्ट करें तो ये आपके कम्युनिकेशन के लिए बहुत अच्छा होगा, आपके डिसीजन मेकिंग और आपको कहीं न कहीं रिस्क लेने में काफ़ी सहायता मिल जाएगी। इसके अलावा आप अपनी नेचुरल क्वालिटीज़ या नेचुरल एबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए देखेंगे। यहाँ पर फिर इनका एस्पेक्ट आ जाएगा अपने ही घर पे, जो पंचम भाव के लिए और भी ज़्यादा बेहतर करेंगे, क्योंकि अपने मूल त्रिकोण पे ये दृष्टि डाल रहे हैं। यहाँ से फिर आएगा गुरु का एस्पेक्ट सप्तम पे। सप्तम पे जो गुरु का एस्पेक्ट आएगा ये राहु के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, साथ-साथ में आपकी पर्सनल इमेज या लोगों के बीच आपका जो रेपुटेशन है उसके लिए और पब्लिक डीलिंग के लिए ये काफ़ी बेहतरीन साबित होगा। उसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं, शनि के बारे में देख लेते हैं। शनि आपके चार्ट में छठे और सातवें घर के स्वामी अभी अष्टम में गोचर कर रहे हैं, और अष्टम में जो शनि गोचर कर रहे हैं मोस्टली आपकी लाइफ को स्टेबल करने की स्थिति होगी, जहां पर आपका कैरियर और आपका जो इनकम वगैरह है उसमें काफ़ी स्टेबिलिटी आ सकती है। लेकिन वास्तविक स्थिति आपके चार्ट में शनि की कैसी है वो जरूर चेक करिएगा। अगर शनि की स्थिति आपके चार्ट में बहुत ही ज़्यादा खराब है तो फिर हो सकता है उतना बेहतर रिजल्ट ना रहे। शनि यहाँ है तो करियर को भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेंगे, और मेनली इस हाउस को लेके आपको काफ़ी सीरियस बनाएंगे, जिससे आप अपने इन-लॉज़ के साथ और अपना कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं आप, तो आपका रेपुटेशन पे प्रभाव पड़ेगा, थिंकिंग और लर्निंग पे भी काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। ऐसे में शनि उन कार्यों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, जिनमें आपको बहुत ही लंबा समय लग सकता है। शनि आपके चार्ट में छठे घर के स्वामी होने की वजह से यहाँ काफ़ी बेहतर रिजल्ट लाएँगे, लेकिन मैरिड लाइफ के लिए कभी-कभी उतना अच्छा नहीं होगा, जब आपको अपने इन-लॉज़ के साथ या अपने पार्टनर के साथ कुछ दिक्कतें देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और बात कर लेते हैं चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा आपके सेकंड हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं इस मंथ के स्टार्टिंग में। चंद्रमा का गोचर काफ़ी फेवरेबल होगा आपके लिए। यहाँ पर उन लोगों के लिए ही लेकिन फेवरेबल होगा जिनका फॉरेन से कुछ इनकम हो रहा है या कुछ पैसा आ रहा है। अब चंद्रमा की स्थिति को देखा जाए तो चंद्रमा जो है फिर लगभग 3 दिन यहाँ रहने के बाद 3rd हाउस में आएँगे। 3rd हाउस वाला जो चंद्रमा होगा ये आपकी इमेजिनेशन को बढ़ाएगा, क्रिएटिविटी को बढ़ाएगा, और आपको इधर-उधर काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करने में भी मौका मिलेगा। तो चंद्रमा का 3rd हाउस में आना कहीं न कहीं ज़्यादा बेहतर हो सकता है। फिर चंद्रमा 4th हाउस में जब प्रवेश करेंगे ये करियर के लिए और अपनी डोमेस्टिक लाइफ़ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। यहाँ या तो आपसे कोई गलत फैसला होगा या आपको गलत जानकारी की वजह से कुछ दिक्कतें आएँगी। इसके बाद हम देख लेते हैं राहु और केतु की स्थिति को। राहु अभी अब सप्तम में आ चुके हैं, तो मैरिड लाइफ को लेके विशेष तौर पे सावधान हो जाना चाहिए आप लोगों को। जिन लोगों का महादशा भी चल रहा है साथ में, उनको तो और भी ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है। राहु यहाँ है तो मोस्टली ये देखा जाता है कि इंडिविजुअली तो आपके लिए राहु के रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा बेहतर होंगे। लेकिन आप जहाँ भी पार्टनरशिप में हैं, आपने अपनी मैरिड लाइफ शुरू करी है, उन मामलों में यहाँ काफ़ी नेगेटिव इफ़ेक्ट्स रहेंगे। राहु यहाँ आपको 11वें भाव से संबंधित मामलों में काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, जहाँ वो अपना एस्पेक्ट डाल रहे हैं, और मेन बात ये कि गुरु का एस्पेक्ट भी राहु पर है। तो राहु जब तक कुंभ में है तब तक आपको काफ़ी बेहतर रिजल्ट रहने वाले हैं। साथ में यहाँ पर फिर इनका एस्पेक्ट होगा लगन पर, बट लगन में काफ़ी विस्फोटक स्थिति बन रही है, और इस विस्फोटक स्थिति की वजह से यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, एंग्जायटी और स्ट्रेस होने की समस्या हो सकती है। फिर यहाँ राहु का एस्पेक्ट होगा 3rd हाउस पे। 3rd हाउस पे राहु एस्पेक्ट डालें तो ये ट्रैवल करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, खुद को पहचानने, खुद की नेचुरल क्वालिटीज़ को जानने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे इनका एस्पेक्ट होगा तो कुछ भी नया सीखना और लाइफ में कुछ इनोवेटिव करने का आइडिया आपके पास होगा, बस आपको उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करना होगा, या उसको कहीं न कहीं आपको जो आइडिया आपके पास आ रहा है, जो आपके माइंड में थॉट आ रहा है, उसको धरातल पे उतारना होगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, और मंगल केतु का जो युति बन रहा है ये आपसे काफ़ी गलत फैसले करवा सकता है। आप में धैर्य नहीं रहेगा, आप में काफ़ी फ्रस्ट्रेशन रहेगा। फ्रस्ट्रेशन की वजह से आप कुछ गलत फैसले लेंगे और उन गलत फैसलों की वजह से और भी ज़्यादा नुकसान उठाएँगे। तो यहाँ मंगल केतु से आपको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। अब हम यहाँ देख लेते हैं कौन-कौन से अच्छे दिन हैं आपके लिए और कौन-कौन से खराब दिन हैं जो इस मंथ में आपके सामने आने वाले हैं। सबसे पहले तो अच्छे दिनों की बात करेंगे। अच्छे दिनों में देखा जाए तो आपके लिए 4, 5, 9, 10 और 18 से 23 ये दिन बेहद अच्छे रहने वाले हैं। उसके बाद कुछ खराब दिनों की अगर बात की जाए तो चंद्रमा जब कैप्रिकॉर्न में होंगे 11 और 12 को, तो ये आपके लिए काफ़ी स्ट्रेसफुल समय रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी ये समय आपके लिए उतना अच्छा नहीं है। उसके बाद चंद्रमा का गोचर जब मीन में होगा तो 15 से 17 तक ये स्थिति बनेगी। इस दौरान मोस्टली आप स्ट्रेस से या एंग्जायटी से थोड़े ज़्यादा घिरे हुए रहेंगे, लेकिन कहीं न कहीं आपको एक मेजर रिलीफ भी मिलेगा 17 के बाद। चंद्रमा का गोचर जब अपने ही साइन में होगा 24 और 25 को, तो ये उन लोगों को बेहद फायदा देगा जो फॉरेन में ऑलरेडी सेटल्ड हैं या आने वाले समय में फॉरेन जाने वाले हैं। साथ साथ में आपके लिए इमेजिनेशन के हिसाब से, क्रिएटिविटी के हिसाब से ये जो रिजल्ट्स रहेंगे काफ़ी ज़्यादा बेहतर होंगे।
यहाँ पे चंद्रमा क्योंकि अपने साइन में होंगे तो ये आपकी डेली लाइफ पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालेगा। ऐसे में आप हो सकता है दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो, लेकिन खुद के काम को कभी-कभी उतनी ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दे पाते हो। तो इस तरीके से कुछ आपको प्रभाव देखने को मिलेंगे इस मंथ के दौरान।